हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये आपका बेस बनेगा आने वाले चैप्टर्स के लिए, चाहे वो क्लास 11th के हो या क्लास 12th के हो। मेजरली जितने भी चैप्टर्स हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे 11th क्लास के और 12th क्लास के, उसमें कहीं ना कहीं जो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा, कहीं ना कहीं वो यूज ही आएगा। तो ये चैप्टर बिल्कुल बेस बनाएगा आपके फिजिक्स का, जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर रहने वाला है, अच्छे अच्छे सवाल रहने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। तो एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्सेस। आज हम फोर्स के बारे में देखेंगे। अगर आपको याद हो तो जब हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था, तब हमने एक बात का जिक्र किया था, कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स। क्या बात थी वो? जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि ये एग्जांपल हमने वहां पे भी लिया था कि अगर मैं इस फुटबॉल को किक करता हूं तो इस फुटबॉल के अंदर मोशन आ जाता है, ये फुटबॉल मूव करने लग जाती है। तो ये फुटबॉल किस तरीके से मूव की, क्या इसकी वेलोसिटी रही, क्या इसका एक्सेलरेशन रहा, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट रहा, मतलब कैसे मूव करी, इन सब चीजों के बारे में जो डिस्कशन होता है उसको हम बोलते थे काइनेमैटिक्स। लेकिन अभी तक हमने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि ये फुटबॉल क्यों मूव करी। तो ये फुटबॉल क्यों मूव करी, किसी भी बॉडी के अंदर क्यों मोशन आता है, इसके बारे में जो डिस्कशन होता है वो होता है हमारे पास डायनामिक्स में। इसीलिए हमने कहा था कि हमारे पास मैकेनिक्स होती है। मैकेनिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मोशन। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है काइनेमैटिक्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं, which is in motion in a straight line, motion in a plane and relative motion। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि मोशन कैसे हुआ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। और मैकेनिक्स का जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स, और इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी मोशन हुआ तो क्यों हुआ, वाई जो सवाल उठता है इसका जवाब हम लेते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। बेसिकली वाई, बेसिकली उस फुटबॉल जो मूव करी, वो फुटबॉल जो मूव करी वो इसीलिए करी क्योंकि जो फुटबॉलर था उसने उस फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो जैसे ही फोर्स लगाया वो फुटबॉल मूव करने लग गई। तो उसके पीछे जो कारण था वो था फोर्स। तो उस डायनामिक्स में हम फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में जानना कि फोर्स आखिर होता क्या है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि फोर्स इज नथिंग बट पुल और पुश, कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट है इसको पुश करता हूं तो मतलब क्या हुआ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पुल करता हूं इसका मतलब मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया। तो ये तो थी बिल्कुल क्लास 9th वाली बात जो कि हमने डिस्कस की थी। लेकिन फोर्स का काम सिर्फ पुल और पुश लगा के चीजों को सॉल्व करना नहीं है। फोर्स बहुत सारी चीजें करता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली पुल और पुश ही होता है, हर केस में हम पुल और पुश ही लगाएंगे, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि फोर्स के फर्स्ट इफेक्ट की, तो वो क्या करता है कि उस किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। स्टेट को किस तरीके से चेंज करता है कि फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉल रेस्ट पे है, अगर मैं उसको किक कर दूंगा तो वो मोशन में आ जाएगी। तो स्टेट कैसे चेंज हो गई, पहले रेस्ट पे थी और मोशन में आ गई, और यहां पे मैंने एक पुश फोर्स लगाया, बेसिकली पुशिंग नेचर था फोर्स का, तो यहां पे इसकी स्टेट चेंज हुई रेस्ट से लेके मोशन में। ये तो पहला इफेक्ट था फोर्स का। दूसरा इफेक्ट अगर मैं देखूं तो अगर कोई बॉल मूव कर रही है और अगर कोई फील्डर उसको कैच कर लेता है, तो इनिशियली बॉल के पास मोशन था, बाद में बॉल रेस्ट पे आ गई, तो बेसिकली उस
प्लेयर ने जिसने बॉल को कैच किया उसने क्या किया, उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया और उसकी स्टेट को चेंज किया मोशन से रेस्ट पे। तो दूसरा काम जो फोर्स करता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लाने की ताकत रखता है फोर्स। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास जो है वो है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूंगा तो पहले ये जिस स्पीड से मूव कर रही थी अब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर मैं इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूंगा तो क्या होगा कि पहले जिस स्पीड से मूव कर रही थी अब उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। सेम चीज होती है जब हम ब्रेक लगाते हैं या फिर एक्सेलरेट करते हैं कार के अंदर, तो हम कुछ फोर्स लगाते हैं जिसके अंदर, जिसके हिसाब से, जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो थर्ड चीज होती है जो कि फोर्स कर सकता है वो है स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना, या फिर ऐसे कह सकते हो टू चेंज द स्पीड। अब हम ये बात कहते हैं कि फोर्स क्या करता है कि किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज करता है। मोशन की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी को चेंज करता है। वेलोसिटी को चेंज करना मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही चेंज करने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है फोर्स। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की तो हमने बात कर ली, लेकिन फोर्स कुछ ऐसी चीज है, ऐसा पुल और पुश है जो किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेसबॉल खेल रहा हूं तो क्या होता है, एक बॉल आती है और मैं जैसे ही शॉट लगाता हूं तो पहले इस डायरेक्शन में आ रही होती है, फिर उस बॉडी का डायरेक्शन, उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फोर्स एक ऐसा पुल और पुश है जो किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स का काम क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन। बेसिकली पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल को मिला के हम कह सकते हैं कि फोर्स इज समथिंग, या फिर फोर्स इज अ पुल और पुश विच कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो स्पीड, और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो इस तरीके से डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। अब एक एग्जाम्पल लो कि अगर मैं ये बात कहूं कि मेरे पास एक रबर बैंड है और उस रबर बैंड को मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, तो बेसिकली मैंने क्या किया, उस रबर बैंड के ऊपर एक फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से उस रबर बैंड का शेप चेंज हुआ। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स का एक काम और क्या हो गया, टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एस थोड़ा सा गंदा बन गया, बतख लग रहा था ना, तो ये क्या हो गया, टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ काम है जो फोर्स करता है। बेसिकली इट इज अ पुल और पुश विच हैज अ टेंडेंसी टू डू ऑल दीज थिंग्स। क्या ऑल दीज थिंग्स, बेसिकली किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना, मोशन से रेस्ट में लाना, स्पीड को चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना, और किसी भी बॉडी के शेप को चेंज करना। तो फोर्स को डिफाइन करने का वक्त आ गया है अब हम। तो फोर्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, फोर्स को डिफाइन करने के लिए फोर्स इज नथिंग बट पुल और पुश, पुश रह गया, पुल और पुश विच हैज अ टेंडेंसी टू, मतलब चेंज कर भी सकता है और उसके पास टेंडेंसी भी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोड्यूस अ मोशन इन अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। पहले कोई बॉडी रेस्ट पे थी, उसके अंदर मोशन को प्रोड्यूस करना। दूसरा पॉइंट, कोई बॉडी मूव कर रही थी उसको स्टॉप करना, मतलब मोशन से रेस्ट पे लेके आना। तीसरा पॉइंट, किसी भी बॉडी जो कि मूव कर रही है उसकी स्पीड को चेंज करना। चौथा पॉइंट, किसी भी कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है उसके डायरेक्शन को चेंज करना। और लास्ट पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करना। इस तरीके से हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो चीज हम देखने वाले हैं वो है यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सिस्टम है जिसके अंदर हम यूनिट ऑफ फोर्स डिफाइन करते हैं वो है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो फोर्स की होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा जो सिस्टम है वो है हमारा सीजीएस सिस्टम। तो अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम कन्वर्ट होता है ग्राम के अंदर, मीटर कन्वर्ट होता है सेंटीमीटर के अंदर, और टाइम की यूनिट इसके अंदर सेकंड ही रहती है। और ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसी चीज को हम डाइन बोलते हैं, डायन नहीं, डाइन, इसी चीज को हम बोलते हैं डाइन। अब सवाल उठता है कि क्या कोई रिलेशन है क्या एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के अंदर? बिल्कुल रिलेशन है। चलिए देखते हैं। 1 न्यूटन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर, तो 1 किलोग्राम होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम। मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर, तो ये होता है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाता है? डाइन, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 10 टू द पावर 5 डाइन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इन दोनों के अलावा एक यूनिट और होती है फोर्स की, और वो होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। हालांकि अभी हमने ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन बेसिक बात तो आपको पता ही है ग्रेविटेशन के बारे में कि हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, या फिर वो ऑब्जेक्ट जिस भी प्लैनेट पे है वो प्लैनेट उसको अपनी तरफ खींचेगा विद अ फोर्स व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो है केजीएफ। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 kgf, इसका मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ फोर्स with which one kilogram object is pulled towards अर्थ, या फिर जिस भी प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं वो प्लैनेट। मेजरली हमारे केस में हम अर्थ की ही बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि 1 kgf किस फोर्स से अर्थ पुल करती है? m इंटू जी। तो m कितना है? 1 किलोग्राम। तो ये हो गया 1 और इंटू जी, जी की वैल्यू 9.81, तो ये हो जाएगा 9.81 न्यूटन। तो 1 kgf और न्यूटन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 9.81 न्यूटन।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर कोई दूसरा प्लैनेट होगा तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दी हुई होगी, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट कर देना, है ना। तो बेसिकली 1 kgf क्या होता है कि 1 किलोग्राम ब्लॉक को या फिर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को वो प्लैनेट किस फोर्स के साथ खींचता है, उसी को हम बोलते हैं 1 kgf। और 1 kgf और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 9.81 न्यूटन। मेजरली हमारे केसेस में अर्थ ही आएगी, तो हम 9.81 न्यूटन ही यूज करेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो चीज है जो कि हम डिफाइन करते हैं वो यहां पे कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात फोर्स के रिगार्डिंग वो ये है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और दूसरी बात कि अगर मुझे फोर्स को डिफाइन करना है तो मुझे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताना पड़ेगा। कि अगर मैं ये बात कहूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। इस डायरेक्शन में लगा हुआ 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ 5 न्यूटन के फोर्स से अलग होगा। इसीलिए आपको अगर आप फोर्स बता रहे हो तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन यूज होंगे। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन will be used to find net force। और कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट 7 भी हो सकता है और इसका रिजल्टेंट 4 - 3 1 भी हो सकता है। 1 और 7 के बीच में इनका रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि किसी बॉडी के ऊपर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 7 न्यूटन आएगा। इसका रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई बॉडी है, इस पे 3 न्यूटन इधर लगा 4 इधर लगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हुआ 7। 4 इधर लगा और 3 इधर लगा, रिजल्टेंट क्या हुआ 4। अरे वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, सेम डायरेक्शन में हुए तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो सब्ट्रैक्ट होगा। 4 नहीं 1 सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो सब्ट्रैक्ट होगा। कि और यही अगर 3 इधर और 4 इधर लगा तो इस डायरेक्शन में होगा 5, है ना। 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या आता है अगर 90 डिग्री पे हो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इन दोनों का रूट 5। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 और 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तभी हम इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बेसिकली जितने भी फोर्सेस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उन फोर्सेस को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी जो कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी जो कैटेगरी है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो लास्ट कैटेगरी है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हम क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। बेसिक अभी जस्ट थोड़ा सा हल्की सी डिटेल अभी देखेंगे और पूरी डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्लास 11th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का कुछ पार्ट हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, कुछ पार्ट क्लास 12th में पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का थोड़ा सा पार्ट हमारे सिलेबस में है जो कि हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, और वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जैसे कि हम डिवाइड कर रहे हैं तो कैटेगरी को बताना जरूरी था। इसका थोड़ा सा पार्ट आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। जहां पे डिसइंटीग्रेशन होता है, एंटी न्यूट्रिनो बनता है, ये सारी चीजें वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर आती है, अभी हमारे फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में।
कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। छोटी छोटी बात करेंगे, हल्का हल्का सा डिस्क्रिप्शन देंगे, डिटेल में जब ये टॉपिक्स आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली न्यूटन ने ये बात कही थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये मास m1 है और ये मास m2 है, तो ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स, और सेम फोर्स से ये मास इस मास को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स। लेट्स से इनके बीच में डिस्टेंस है d, तो ये जो फोर्स निकल के आता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ये होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। और यहां पे जो g होता है ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। कोई मुझे इसकी यूनिट बता सकता है क्या? यूनिट देखो, यूनिट कैसे लिखेंगे, ये है जी, तो यहाँ पे क्या है न्यूटन, ये है डिस्टेंस, तो ये इस तरफ आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या है मास और ये मास, तो किलोग्राम स्क्वायर नीचे आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की यूनिट हो जाएगी। और ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहली बात जो मैं लिख सकता हूं वो ये है कि इट इज ड्यू टू मासेस। अगर किसी बॉडी के ऊपर मास होगा तभी वो किसी और बॉडी को जिसके पास मास है उसको अट्रैक्ट कर पाएगी। दूसरी बात जो कि मैं लिख सकता हूं वो है इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, या फिर इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा दो बॉडीज को अट्रैक्ट ही करेगा। दूसरी बात, अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो टर्म है ये है 10 टू द पावर -11, है ना। अब अगर मैं ये बात कहूं कि मेरा मास है 60 kg, आपका मास है 50 kg, तो ये m1 m2 तो बहुत छोटे होते हैं, तो 10 टू द पावर -11 बहुत छोटी टर्म आ गई। तो इसीलिए जो हम आम दिनों में हमारे आसपास जो चीजें दिखते हैं वो आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रही होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पूरी दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है, तो वो तो अर्थ ही है। और अर्थ है इसी वजह से, बेसिकली अर्थ जो चारों तरफ सन के चक्कर लगाती है वो भी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही होता है। तो बेसिकली मुझे ये बात पता पड़ी कि ग्रेविटेशन फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, सन और अर्थ के बीच में भी लग रहा है, अर्थ और मून के बीच में भी लग रहा है। तो तीसरी जो बात वो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए है वो है इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो हम ये बात कह रहे थे कि हमारे आसपास जो इकलौती सबसे भारी चीज है वो है अर्थ। तो अर्थ भी हमारे अर्थ के आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो अगर मैं बात करूं अर्थ की, ये अर्थ है और लेट्स से यहां पे कोई m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ हाइट h, और इसके सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी r प्लस h। लेट्स से अर्थ का मास है कैपिटल M, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, जिस फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही होगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h का
होल स्क्वायर। अब अर्थ की जो रेडियस होती है ना ये बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थ की रेडियस की बात करूं तो ये होती है 6400 किलोमीटर। और हम इन जनरल जो बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना 1 मीटर होगा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये जो h है r के सामने बहुत छोटा है, h इज वेरी वेरी स्मॉल देन r। तो क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूं, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब बात समझो कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। इसको भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसको भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन जो इसको अट्रैक्ट कर रही है और जो इसको अट्रैक्ट कर रही है, इन दोनों में फर्क किसका है? अगर मैं फर्क की बात करूं तो क्या सिर्फ मास ऑफ ऑब्जेक्ट का ही फर्क है? ये जी तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है और रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। तो जो चेंजेस आएगा, जिस फोर्स से अर्थ इन दोनों ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, उन फोर्सेस के अंदर जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस मास का होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जी एम बाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है स्मॉल जी के बराबर। इसको हम m इंटू जी लिख सकते हैं और इसी स्मॉल जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर कई बार हमारी जरूरत के हिसाब से पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पाई का जब स्क्वायर करोगे तब भी जो आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये छोटी सी बात थी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कि अगर मेरे पास कोई m मास का ऑब्जेक्ट है तो इस m मास के ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी विद द फोर्स व्हिच इज नोन एज mg, और यहाँ पे g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे कि अगर h हाइट बहुत ज्यादा हुई तो क्या होगा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फोर्स देखते हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो ये एक ऐसा फोर्स है जो ड्यू टू चार्जेस आता है। ड्यू टू चार्जेस ये फोर्स आता है। पर आपको ये बात पता है कि क्लास 10th में आपने बेसिक से इतनी सी बात तो सीख ही रही है कि टू चार्जेस कैन अट्रैक्ट आल्सो एंड टू चार्जेस कैन रिपेल आल्सो। तो ये जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका जो नेचर होगा ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इट कैन बी अट्रैक्टिव और इट कैन बी रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करूं, इस टर्म की बात करूं, तो इलेक्ट्रो में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, जहां पे हम क्लास 12th में हम इस टॉपिक को देखेंगे। पहला जो चैप्टर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, और इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक, कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे एक दूसरे को दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, कैसे चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी बातें हमारे पास क्लास 12th में आएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात कि दुनिया में जितने भी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोले तो फॉर एग्जांपल नॉर्मल फोर्स, के नॉर्मल फोर्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स जहां पे एक दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को टच कर रही है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो वहां पे क्या होगा, इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, जहां पे रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इंटर मॉलिक्यूलर
एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे बात चल जाएगी, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बात चल जाएगी, तो वहां पे चार्जेस का इंटरेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें जहां पे कांटेक्ट फोर्स आते हैं, तो कांटेक्ट फोर्स जितने भी तरीके के होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आएंगे। सो ऑल द कांटेक्ट forces are electromagnetic in nature. I hope this thing is clear to you. Okay? तो ये छोटी सी बात थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में जो हमको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कांटेक्ट फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फोर्स है हमारे पास वो है नॉर्मल फोर्स। बेसिकली नॉर्मल फोर्स होता क्या है कि दो बॉडी जब भी कांटेक्ट में आती है तो कांटेक्ट में आने के बाद उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लगेंगे, और वो फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो फोर्स कहलाता है नॉर्मल फोर्स। समझने की कोशिश करेंगे कि इस टेबल के ऊपर ये बुक्स रखी हुई है, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर इन तीनों बुक्स का मास m है तो अर्थ इन बुक्स को अपनी तरफ खींच रही होगी विद अ फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी mg। अब जब इस बॉडी के ऊपर, इन बुक्स के ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी, ये बुक्स नीचे आनी चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं आ रही है। क्यों? इसके पीछे कारण है कि ये जो टेबल है इन बुक्स के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है, जो कि है नॉर्मल फोर्स। अब ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, देखो जितना भी कॉन्टेक्ट सरफेस है, हर सरफेस इन बुक्स के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी, और इनका जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो निकल के आता है ये नॉर्मल फोर्स। तो ये एक नॉर्मल फोर्स है जिसकी वजह से ये बुक नीचे नहीं आ रही है। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स ये टेबल लगा रही है इन बुक्स के ऊपर, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 है, तभी तो ये बुक्स नीचे नहीं आ रही है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब इस नॉर्मल फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, इट ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to the surface। अब इसमें ना मल्टीपल केसेस बनते हैं। मल्टीपल केसेस मतलब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 या 3 केसेस बनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो समझ में आ गए तो कभी भी नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं केस 1। if both surfaces are flat, अगर दोनों सरफेसेस फ्लैट है, कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक सरफेस है और इसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है, तो क्या होगा कि ये सरफेस इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। तो जो भी कांटेक्ट सरफेस होगी, देखो ये दोनों सरफेसेस आपस में फ्लैट है, तो दोनों सरफेसेस फ्लैट है तो जो इसके परपेंडिकुलर होगा वही इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मुझे नॉर्मल फोर्स लगाना है तो वो इस सरफेस के इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, और वही नॉर्मल फोर्स जो ये इस पे लगा रही होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये नॉर्मल फोर्स लगेगा दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो हमारा नॉर्मल फोर्स होगा ये परपेंडिकुलर टू बोथ सरफेसेस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसी में अगर मैं दूसरा केस लूं कि इफ one surface is flat,
अगर एक सरफेस फ्लैट है तो कैसे होगा चीजें कि जैसे ये कोई फ्लैट सरफेस है और दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा हुआ है हाँ, तो एक सरफेस तो फ्लैट है और दूसरे सरफेस का सिर्फ पॉइंट टच हो रहा है, तो आपके पास जो फ्लैट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो इस केस में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो लगेगा परपेंडिकुलर टू फ्लैट सरफेस। बात समझ आई? चलिए अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस कहां देखें, यहां देखते हैं। तीसरा केस क्या है? इफ वन सरफेस इज सर्क्यूलर और स्फेरिकल, अगर दो सरफेसेस में एक सरफेस स्फेरिकल या फिर सर्कुलर है तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो जो भी सर्कुलर सरफेस है, जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर से पास होगी। इफ वन ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर, इफ वन सरफेस नहीं, इफ वन ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर और स्फेरिकल, तो क्या होगा कि जो भी नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि यहाँ पे तो एक कांटेक्ट होगा, तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा, तो यहां से जो नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर से पास होता है। तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर। बात समझ आई? और एक हमारा लास्ट केस है वो हम यहां पे लिख देते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी समझ नहीं आए कि कौन सा है, अगर इनमें से कोई सा भी नहीं है तो दो कंपोनेंट कर लो। इफ नथिंग वर्क्स तो दो कंपोनेंट कर लो, एक्स में नॉर्मल अलग, वाई में नॉर्मल अलग, उनका रिजल्टेंट निकाल लो। उस तरीके से आप नॉर्मल लिख सकते हो। इफ नथिंग वर्क्स do component, that is nx and ny। x में अलग नॉर्मल मान लो और y में अलग नॉर्मल मान लो और उसको सॉल्व कर लो। इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, जब रोटेशन आएगा वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए आपके पास ये तीन केस आपको समझ में आने चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये कोई रॉड रखी हुई है, तो मुझे नॉर्मल बताना है। तो नॉर्मल बेसिकली कांटेक्ट फोर्स है, तो जहां पे कांटेक्ट होगा वहां पे नॉर्मल आएगा। सबसे पहली बात, यहां पे कांटेक्ट हो रहा है। यहां पे कांटेक्ट किस तरीके का हो रहा है? एक तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट कांटेक्ट है और एक तरफ फ्लैट सरफेस है। मतलब कि एक तरफ हमारे पास सिंगल फ्लैट सरफेस है, तो जब हमारे पास सिंगल फ्लैट सरफेस आएगी तो फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल n1 यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है और सिमिलर नेचर का कांटेक्ट हो रहा है। जहां पे सिंगल फ्लैट सरफेस है और सिंगल फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल बनेगा n। बात समझ है? चलिए यहां पे देखते हैं। यहां पे ये जो नीचे वाली लाइन है ये पॉइंट कांटेक्ट कर रही है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सरफेस कांटेक्ट कर रहा है। अगेन वही वाला केस कि जहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब एक सरफेस ऐसी है जहां जो फ्लैट है, तो ये सरफेस फ्लैट है तो इसके परपेंडिकुलर इसके ऊपर नॉर्मल लग जाएगा। बात समझ आई? चलो यहां पे देखो ये सरफेस फ्लैट है तो इसके परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल लग जाएगा। चलो एक एग्जांपल और देख लो कि अगर मेरे पास कोई वेज है,
और इसके ऊपर इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ कि दोनों ही हमारे पास फ्लैट सरफेस है, तो इसके ऊपर जब नॉर्मल बनाना होगा तो इसके ऊपर नॉर्मल इस तरीके से दोनों के परपेंडिकुलर में बन जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां देखो कि एक तो पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है और इसका भी पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात दिखी कि एक सरफेस जो है हमारे पास सर्कुलर सरफेस है, तो जो भी नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेगा, तो नॉर्मल विल लुक लाइक दिस। यहां पे ये इस तरीके से नॉर्मल बनेगा, ये इसको n1 बोल दो, इसको n2। अब यहां पे देखो कि यहाँ पे सिर्फ आपको आर्क दे रखी है, कोई सर्कल वर्कल नहीं दे रखा, तो आर्क दे रखी है और ये सरफेस यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है। तो इस तरीके के केसेस में हम क्या करेंगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक nx मान लेंगे और एक ny मान लेंगे। ऐसे केसेस आपको रोटेशन में देखने को मिलेंगे, एनएलएम में कहीं कुछ नहीं आएगा। जब आएंगे रोटेशन में तब के तब देखेंगे। आई होप आपको नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन लिखना आया कि किस तरीके से हम नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन लिखेंगे। एक और बात, नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, यस और नो? तो बेसिकली नॉर्मल फोर्स जो होता है, अगर मैं बात करूं उसको डिफाइन करने की, तो नॉर्मल फोर्स को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है कि नॉर्मल फोर्स is a contact force which is normal to the surface, which is normal to the surface and acts when two bodies tries to press each other। कहने का मतलब क्या हुआ कि कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि तब आता है जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि इस एग्जांपल में क्या हुआ कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। लेट्स से मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F। तो क्या हुआ कि ये पहले रखे हुए थे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, तभी इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स आएगा और ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। बात समझ आई? अगर मैं सिमिलर केस लूं कि जहां पे अब मैं ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में F, तो अगेन जैसे ही मैंने F फोर्स लगाया तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को प्रेस करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही प्रेस करने की कोशिश करेंगे कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट होगा तो ये इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और ये इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और इसी फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लूं जहां पे ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हुए हैं और मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के पास रखे हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। मतलब दिखना अलग चीज है और एक्चुअल में होना अलग चीज है। कि अगर इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो भले ही वो पास पास में रखे हुए हो, उनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो जीरो होगा। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो इस तरीके से आप चीजों को सोच सकते हो, इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो।
तो इस एग्जाम्पल से मुझे ये बात समझ में आई कि किसी भी बॉडी का कांटेक्ट लूज कब होगा, कि कोई बॉडी कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, और अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट लूज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल था उन दोनों बॉडीज के बीच में वो कितना हो गया, 0। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे आप लिख सकते हो, टू बॉडीज will lose contact if n becomes 0. I hope this thing is clear. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं नॉर्मल के बारे में, कि नॉर्मल का नेचर कैसा है, पुशिंग नेचर है या पुलिंग नेचर है। कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, येलो ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो ये ब्लू ऑब्जेक्ट इस येलो ऑब्जेक्ट को इस तरफ पुश कर रहा है, ये येलो ऑब्जेक्ट इस ब्लू ऑब्जेक्ट को इस तरफ पुश कर रहा है। तो बेसिकली क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि जो नॉर्मल फोर्स होगा, इसका जो नेचर होगा वो होगा पुशिंग नेचर। सो नॉर्मल फोर्स हैज अ पुशिंग नेचर। हालांकि ये बात हम आगे जाके पढ़ेंगे जब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आएगा, लेकिन अभी के लिए ये बात समझो कि जितने भी फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में मतलब दो के पेयर में एग्जिस्ट, दो के पेयर में मतलब दो फोर्सेस एक साथ लगते हैं। अब बात समझो कि ये थर्ड लॉ में हम पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी समझाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। देखो ये नॉर्म, इसने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल लगाया इस डायरेक्शन में, इसने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल आपस में पेयर में एग्जिस्ट किए, ये नॉर्मल आपस में पेयर में एग्जिस्ट किए। अब बात समझो, लेट्स से इसका मास है m, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg। तो क्या हुआ कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है विद द ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा विद द ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो जैसे ही ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ये इसके कांटेक्ट में आई, तो सरफेस ने इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक लगाया नॉर्मल फोर्स, इसको मैंने n1 बोला। तो इस ऑब्जेक्ट ने भी इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगा n1। लेट्स से सरफेस ने इस ब्लू ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगाया n2, तो ये ब्लू ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा n2। तो हमेशा फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कोई मुझसे पूछ ले कि इसके ऊपर ब्लू ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो मैं कहूंगा एक तो n लग रहा है नॉर्मल फोर्स, जो कि येलो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा रहा है, एक और n लग रहा है n2 जो कि सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है, और एक mg लग रहा है जो अर्थ इसके ऊपर लगा रही है। कोई मुझसे पूछ ले इस सरफेस के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो n2 लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो ये ब्लू ऑब्जेक्ट लगा रहा है, एक येलो ऑब्जेक्ट लगा रहा है n1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बेसिकली ये सरफेस क्या है, अर्थ की सरफेस, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, जो कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स लगा रहे हैं। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। अब वही बात के सर ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो अर्थ मूव क्यों नहीं करती? बेटा फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब बातें जब हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, है ना। तो बेसिक सी बात जो हम यहाँ पे सीखे वो ये है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, एंड नॉर्मल की ये इंपॉर्टेंट बातें आपको क्लियर हुई होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो फोर्स है वो है हमारे पास टेंशन फोर्स, है ना। टेंशन फोर्स बेसिकली हम तीन चीजों में पढ़ते हैं, स्ट्रिंग के अंदर, रॉड के अंदर और स्प्रिंग के अंदर। सबसे पहला जो केस है वो है स्ट्रिंग के अंदर। बात समझो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये कोई हमारी छत है, सीलिंग है,
और इस सीलिंग से हमने एक धागे को लटका दिया। अब जब धागे को लटका दिया तो इसके अंदर कोई टाइटनेस अभी नहीं है। अरे एक सीलिंग से कोई धागा लटका हुआ तो उसके अंदर कोई टाइटनेस नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट M को अटैच करता हूं तो क्या होगा, इस M ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और नीचे की तरफ mg लग रहा होगा तो इसका मतलब ये नीचे जाना चाहिए। नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, और ये जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब बात समझो कि जैसे ही मैंने इस M ऑब्जेक्ट को यहां पे लटकाया, स्ट्रिंग के अंदर एक खिंचाव महसूस हुआ, स्ट्रिंग के थोड़ी टाइट हो गई। ये जो टाइटनेस ऑफ स्ट्रिंग हुई इसी को हम बोलते हैं, ये जो खिंचाव आया इसी को हम बोलते हैं टेंशन। और यही फोर्स है जो इस M ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं जाने दे रहा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात टेंशन के लिए, टेंशन इन स्ट्रिंग के लिए वो ये है कि ये कैसा फोर्स है, पुशिंग फोर्स है या पुलिंग फोर्स है। कि फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, और इस ऑब्जेक्ट को मुझे स्ट्रिंग की हेल्प से मूव करवाना है, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना है। तो अगर मैं इसको यहां से बांध के ऐसे खींचता हूं तो क्या ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी? बिल्कुल कर जाएगी। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से बांध के इस तरफ पुश करता हूं तो क्या ये मूव कर पाएगी? नहीं, स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। तो बेसिक सा फंडा जो टेंशन के बारे में है वो ये है कि इट इज पुलिंग इन नेचर। और ये सिर्फ टेंशन इन स्ट्रिंग की बात हो रही है। रॉड के अंदर क्या होता है वो जब हम रॉड पढ़ेंगे तब की बात करेंगे। तो टेंशन कैसा फोर्स है? टेंशन एक पुलिंग तरीके का, पुलिंग नेचर का फोर्स है जो चीजों को पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये कुछ बात थी टेंशन के बारे में। अच्छा, एक बात जो टेंशन इन स्ट्रिंग के केस में मतलब मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि हमारे केसेस में इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, और अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो आप मासलेस स्ट्रिंग ही अज्यूम करोगे। स्ट्रिंग इज मासलेस, तो अगर मैं स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम आगे जाके पढ़ेंगे हम, ऐसा डायग्राम जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो हम बताते हैं। तो बात समझो कि ये टी कौन सा फोर्स है जो स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी स्ट्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा। अगर मैं उसका डायरेक्शन बनाऊं तो क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा? यस और नो? तो अगर मैं ये बात कहूं कि स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो और अगर स्ट्रिंग मासलेस है और अगर लेट्स से मैं ये T1 और ये T2 मान लेता हूं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2। और इसको मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मेरे पास मासलेस स्ट्रिंग है तो मास 0 हो जाएगा, तो T1 विल बी इक्वल्स टू माइनस T2। माइनस क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो एक ये मिसकंसेप्शन है कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो हमारे पास पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो सेम होगी। ऐसा जरूरी नहीं। ये 90% केसेस में सेम होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बंदर है, यहाँ पे कोई बंदर है, इसका मास 150 किलोग्राम, इसका मास 100 किलोग्राम, तो यहाँ पे टेंशन अलग होगी, यहाँ पे टेंशन अलग होगी। 90% ऑफ केसेस में ये बंधन नहीं होते हैं। तो अगर स्ट्रिंग के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम कह सकते हैं कि इफ स्ट्रिंग इज सेम then 90% of cases में ये बंधन नहीं होते हैं। 90% of cases में ये बंधन नहीं होते हैं। तो अगर स्ट्रिंग के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम कह सकते हैं कि if string is same then 90% of cases में ये बंधन नहीं होते हैं। 90% of cases में ये बंधन नहीं होते हैं। तो अगर स्ट्रिंग के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम कह सकते हैं कि if string is same then 90% of cases में ये बंधन नहीं होते हैं। 90% of cases में ये बंधन नहीं होते हैं। तो अगर स्ट्रिंग के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम कह सकते हैं कि if string is same then 90% of cases में ये बंधन नहीं होते हैं। 90% of cases में ये बंधन नहीं होते हैं। तो अगर स्ट्रिंग के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम कह सकते हैं कि if string is same then 90% of cases में ये बंधन नहीं होते हैं। 90% of cases में ये बंधन नहीं होते हैं। तो अगर स्ट्रिंग के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है तब हम कह सकते हैं कि if string is same then 90% of cases में ये बंधन नहीं
string is same and massless, या फिर ऐसा लिखो, if massless string is same then tension will be same in string. I hope this thing is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारे पास टेंशन इन रॉड। रॉड की टेंशन कैसे होती है समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोई रॉड है और इसको मैंने m मास से अटैच कर दिया, तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये mg फोर्स लग रहा होगा और यहां पे ये टेंशन आ रही होगी। अब मैंने क्या किया कि अगेन रॉड को लिया और इस m मास को अटैच कर दिया, तो m मास के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा अगर रॉड है, लेकिन स्ट्रिंग होगा तो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो पुशिंग फोर्स नहीं लगा सकती, लेकिन रॉड जो है वो हमारे पास इस तरफ पुशिंग फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, तो ये टेंशन इस तरफ आएगी, तो ये टेंशन इस mg को बैलेंस कर देगा, तो ये जो मास m है ये डाउनवर्ड नहीं आएगा। तो टेंशन इन रॉड, इसका जो नेचर होता है ये होता है पुशिंग एज वेल एज पुल। बस इतनी सी बात इंट्रोडक्शन, जब इनकी बातें आएगी, रॉड आएगी, तब हम डिटेल में पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेंशन इन स्प्रिंग। अब बात समझो कि ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ मतलब इसको ना तो कंप्रेस किया गया है ना ही इसको एक्सटेंड किया गया है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अगर मैं यहां पे कोई मास m रख के इसको कंप्रेस कर दूं, मतलब इसको कंप्रेस कर दूं इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसको मैं टेंशन फोर्स बोलूंगा। यस और नो? तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा वो लगा पुशिंग फोर्स। यहीं पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को खींच के फिर छोड़ू तो क्या होगा, ये मास वापस अंदर आएगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा टेंशन फोर्स, ये किस नेचर का होगा, ये पुलिंग नेचर का होगा। तो टेंशन इन स्प्रिंग इट कैन बी पुशिंग और पुलिंग, इट कैन डू बोथ द थिंग्स। बात समझ आई? तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग तो बहुत डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज पूरी डिटेल में सीखेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, और वर्क पावर एनर्जी जब हम सीखेंगे तो एक एक चीज पूरी डिस्कस करेंगे स्प्रिंग्स के बारे में। ओके, चलिए ये तो थी हमारी टेंशन। टेंशन हमने तीन चीजों में देखी, स्ट्रिंग, स्प्रिंग और रॉड के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। हमने ये बात कही थी कि दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, जिसको हमने नॉर्मल फोर्स कहा था। इसी तरीके से दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होते हैं, और हमको ये बात पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, उनके अंदर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती ही है, माइनर इरेगुलरिटीज होती ही है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो जैसे ही ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, इसको अपोज करेगा। तो ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगे, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, इट एक्ट्स टेंजेंशियली, और दूसरी बात, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन के बारे में भी
खूब डिटेल में बात होगी जब इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर फ्रिक्शन ही है ना। तो इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर में डिटेल में बात होगी क्या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, ये सारी बातें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे पता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मुझे ये बात पता है कि ये प्रोटॉन के पास भी पॉजिटिव चार्ज और मतलब दोनों प्रोटॉन्स के बाद पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है कि ये दोनों प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एज डिस्टेंस बहुत कम है तो ये रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स इसको बोलते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिपल्सिव फोर्स होता है ये कैंसिल हो जाता है और हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल रहता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और it is the reason for stability of nucleus. It is a reason for stability of nucleus. इतनी ही बात हमारे लिए, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इतनी ही बात हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस कंप्लीट होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स आपके फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स कंप्लीट होता है और यहीं पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम न्यूटन के 3 लॉज, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।